जबकि ये तो मणिपुर आज पिछले 2.5 महीने से जल रहा है। यूरोपियन यूनियन में बहस हो सकती है और यूएस कांग्रेस में बहस हो सकती है, ब्रिटेन में बहस हो रही है, हम उलझे हुए हैं कि हम 267 में बहस करें, 176 में बहस करें। आप 267 में बहस क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उसके अलग कानूनी दांव हैं और बाकी अलग है। और बिल्कुल सही कहा सुनील जी ने कि एक तरफ से चीफ जस्टिस जब सोमोटो संज्ञान ले रहे हैं तो आप क्यों नहीं संज्ञान लिए? आपने संज्ञान तभी लिया जब चीफ जस्टिस का आ गया कि आप करिए नहीं तो हम करेंगे। ये एक नंबर का डर बैठा हुआ है और वो डर ही इनको सता रहा है। और आगे जो भी इलेक्शन में होगा समय बताएगा, लेकिन फिलहाल ये बैकफुट पर है और ये भय के कारण सदन को फेस नहीं करना चाहते हैं। ये डर है, मैं इनको यही समझता हूँ। क्या अमलेंदु जी आपको भी लगता है कि ये डर है, ये भय है और इसी कारण बेदम है मोदी सरकार? राजीव जी, ये भय भी है और दूसरा एक लंबी प्लानिंग भी है, दोनों चीजें हैं। फिलहाल तो भय ये है कि विपक्ष के सामने आना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेंगी, मणिपुर पे और बहुत सी बातें निकल करके आएंगी। पता नहीं कौन सांसद क्या और चीजें लेके आ जाए, कौन सी नई वीडियो क्लिप्स आ जाए, कौन सी नई अखबारी कतरने आ जाए, उन सब पे सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जिनका सारी दुनिया में डंका बजता है, उनकी जो है वो असली चीजें जो है वो सामने आ सकती है। और हो सकता है प्रधानमंत्री फिर जो है वो छाती पीटे कि अकेले सब पे भारी हैं, सदन के बीच में आकर के मणिपुर जैसे मसले पे भी वो सब पे भारी हैं। और ये साफ दिख रहा है राजीव जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली सामने आ रही है, उसका चाल चेहरा सामने आ रहा है, उससे साफ मालूम पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री इस मसले पर भी जो है वो पूरे देश के ऊपर भारी पड़ रहे हैं कुल मिलाकर के। असली बात राजीव जी मुझको लगता है यही, और इसीलिए जो है सरकार इस पर बात करना नहीं चाहती। दूसरा जो ये बात हो रही है कि साहब इस जो अपने ओम बिरला साहब कह रहे थे कि आप तय नहीं करेंगे कि जवाब कौन देगा, आप तय करने वाले नहीं होते। जाहिर सी बात है कि विपक्ष तय करने वाला और नहीं होता है कि जवाब कौन देगा, लेकिन विपक्ष मांग करने वाला तो होता है। वो जो मांग कर रहा है उसकी चर्चा होगी कि नहीं होगी। मसला ये नहीं है कि जवाब आके कौन देगा, कौन तय करेगा। मसला ये है कि विपक्ष जो मांग कर रहा है उस पर चर्चा होगी कि नहीं होगी, विपक्ष की मांग मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब कि अगर लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर या राज्यसभा के जो सभापति महोदय हैं, अगर वो विपक्ष की मांग को ठुकरा रहे हैं तो ये साफ संदेश जाता है कि सरकार को कहीं ना कहीं इस मसले पे पीछे हटना पड़ रहा, मतलब सरकार की कमजोरी जो है वो सामने आ रही है और सरकार जो है इस मसले को गंभीर नहीं मानती है, मणिपुर मसले को। इसलिए सरकार जो है जिस मसले पे विपक्ष चर्चा चाहता है, काम रोको प्रस्ताव के तहत, उस पर चर्चा करना नहीं चाहती है। दूसरा राजीव जी, यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है आपको ये समझना होगा, ये असल में जो हो रहा है मणिपुर में, ये सब असल में कोई एक किसी घटना से प्रेरित होकर कुछ हो गया हो, कुछ ऐसा नहीं है। वो कारक एक हो सकता है, एक न्यायाधीश का एक आदेश जो है उससे ये चीजें उठी हो, लेकिन एक लंबी प्लानिंग का हिस्सा है। और गुजरात से मणिपुर का कनेक्शन क्या है, इसको मुझे लगता है ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है, इसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। दीपक जी जिस तरीके से हिंदू मंदिरों की बात बता रहे थे, असल में एक लंबे प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि किस तरीके से हिंदू जो मंदिर हैं उनके ऊपर आरएसएस अपना कब्जा कर ले। और जिस तरीके से जो इस समय प्लान चल रहे हैं कि साहब काशी में भी जो है कॉरिडोर बन गया, महाकाल में भी कॉरिडोर बन गया, सब जगह टिकट लग गए, तो सब जगह कॉरिडोर बनते जाएंगे और सारे मंदिर जो है फिर ये किन्हीं बड़े पूंजीपतियों को या आरएसएस के लोगों को सब ये सौंप दिए जाएंगे और हिंदू धर्म पे तरीके से पूरा कब्जा जो है मंदिरों पे वो आरएसएस का हो जाएगा। अब जो महत्वपूर्ण चीज है वो देखने की है कि जो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि इनकी पूरी कार्यप्रणाली हिंदू धर्म के खिलाफ इस तरीके से है कि गुजरात जो है राजीव जी, वो भी वैष्णव संप्रदाय का एक बड़ा घर समझा जाता था। मणिपुर जो है वो भी वैष्णव संप्रदाय का घर है। गुजरात के मणिपुर के जो वैष्णव संप्रदाय उसमें अंतर यह है कि जो मणिपुर का वैष्णव संप्रदाय है वो चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित है। वहां राधा और कृष्ण की दोनों की पूजा होती है, अकेले श्री कृष्ण की पूजा वहां नहीं होती है। किस तरीके से मणिपुर के वैष्णववाद को गुजरात से जोड़ करके एक नया गुजरात मॉडल मणिपुर के रूप में तैयार किया जा रहा है, इसको जो है गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। ये जो है सिर्फ कोई मैते या कुकी के बीच का मसला नहीं है, ये बीच में एक चीज हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से वहां लंबे समय तक काम किया गया है और शबरी के पेड़ खिलाए गए हैं, उन सब चीजों की परिणति जो है राजनीति इस तरीके से सामने आ रही है। निश्चित तौर पर सरकार इससे बच रही है और बचना चाहती है सदन के अंदर आकर के जवाब देने से। उसके पीछे कारण यही है कि उसकी बहुत सी चालें जो हैं वो जनता के सामने ना आने पाए। जी जी जी, क्या गुजरात से जोड़कर देखा जाए मणिपुर को, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है और ये सर्वमान्य है और सब लोग इसको मानते हैं
कि बिल्कुल गुजरात की पुनरावृत्ति है मणिपुर, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि गुजरात की परिस्थिति थोड़ी डिफरेंट थी, जो नॉर्थ ईस्ट की परिस्थिति है वो डिफरेंट है। ये अनाड़ीपन में वहां खेल रहे हैं और जिसकी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है राजीव जी। और आप देखिएगा जिस प्रकार से मेघालय के अंदर, नागालैंड के अंदर और आसाम के अंदर जिस प्रकार से चेतावनी दी जा रही हैं वहां के समुदायों को कि आप छोड़ दीजिए बराक वैली के अंदर, या आसाम के बराक वैली में जो लोग हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप हमारा प्रदेश छोड़ दीजिए। भारतवर्ष के अंदर प्रदेशों के बीच में, संप्रदाय और जातियों के बीच में जो एक प्रकार का युद्ध छोड़ा गया था वो गुजरात में संभव था, यहां पे संभव नहीं है। और दूसरा जो है ये सीमावर्ती इलाका है, ये म्यांमार से और चीन से लगाया हुआ है। जो राफेल लेके आ रहे हैं और एक 1.5 लाख करोड़ के आप हथियार खरीद रहे हैं, इनको अपने देश के लोगों पे आप यूज नहीं कर पाएंगे। चीन पे तो आपकी हिम्मत नहीं है, तो आप जो है अपने देश को वास्तविकता में नॉर्थ ईस्ट से जो खेल रहे हैं ये बहुत खतरनाक खेल है। किया वही जा रहा है, गुजरात की पुनरावृत्ति की जा रही है, गुजरात का मॉडल नंबर 2 है। और आपने देखा जो वीर सावरकर एयरपोर्ट का जो उद्घाटन हुआ था उसकी छत गिर गई है, और जो सरदार पटेल जो वहां पे गुजरात के अंदर एयरपोर्ट है उसके अंदर 3-3 फीट पानी है। तो गुजरात मॉडल जो है उसकी कलई खुल रही है। वास्तविकता में गुजरात मॉडल की जो एक प्रचार प्रसार हुआ था ये नहीं समझ रहे हैं। गुजरात और नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल अलग है। नॉर्थ ईस्ट में ये खिलवाड़ जो कर रहे हैं ये इतना ज्यादा, और चीन जो है ताक में बैठा हुआ है, म्यांमार जो है ताक में बैठा हुआ है। हमारे देश में अगर जाति और संप्रदायों के बीच में इस प्रकार का युद्ध छिड़ा, हमने 62, 65, 71 में मिलकर युद्ध लड़ा था और सारा पूरा देश का जाति और संप्रदाय एक साथ था। लेकिन इस समय जो वहां के हमारे गोल्ड मेडल के विजेता हैं और जो चानू हैं और बाकी जितने लोगों ने विजेता जिन्होंने विश्व कप और ओलंपिक में पदक जीते हैं वो इतने दुखी हैं, अपने मणिपुर को बचाने की प्रार्थना कर रहे हैं। ये आग फैल रही है, नॉर्थ ईस्ट में फैल रही है और इसकी प्रतिक्रिया आसाम और वेस्ट बंगाल में भी होगी, क्योंकि आदिवासी समाज, अब मध्य प्रदेश में एक और घटना हुई है, शायद आप तक खबर पहुंच गई हो, एक आदिवासी के मुंह पे बल पोता गया है। तो आदिवासियों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, बैकवर्ड्स को, अल्पसंख्यकों को जिस प्रकार से काटा जा रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा। और मैं इस बात से चिंतित हूं कि देश की छवि पूरे विश्व में तो खराब हो ही रही है, देश में भी सब लोग, एक एक परिवार, जैसे मणिपुर में कोई परिवार सुरक्षित नहीं है, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल हो चाहे ब्रिगेडियर हो। हम लोग भी इनके शासन में अगले 4-5 साल के अंदर हर परिवार असुरक्षित हो जाएगा, हम अपने परिवार की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारे अंदर बुद्धि विवेक बाकी है तो एकजुटता कायम करें, देश को एकजुट करें और इन टुकड़े टुकड़े गैंग को देश की सत्ता से बाहर करें। जी, कुछ करें ना करें लेकिन लोकतंत्र को बचाने की कोशिश